8 अप्रैल 2025 की सुबह थी। समय लगभग 11 बजे के आसपास का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के ठीक सामने एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है। उसके हाथ में एक डिब्बा था और उस डिब्बे के अंदर कोई पानी जैसी कोई चीज भरी हुई थी। वो उस डिब्बे को अपने ऊपर उधेड़ने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई डिब्बा लेकर नहाता है। तभी वहां मौजूद पुलिस वाले की नजर उस लड़की पे पड़ती है। पुलिस दौड़कर उसके पास पहुंचती है और उसके हाथ से वो डब्बा छीन लेती है। जब पुलिस वाले डिब्बे को लेकर सूंघते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें पानी नहीं बल्कि केरोसिन तेल भरा हुआ था। पुलिस को तुरंत समझ में आ जाता है कि मामला बेहद गंभीर है। पुलिस उस लड़की से पूछती है कि बेटा, ये तुम क्या कर रही थी? तब लड़की रोते हुए कहती है, साहब, मैं जीना नहीं चाहती, मैं मरना चाहती हूँ। इतना कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगती है। पुलिस उसे समझाने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो अपनी जान देने पर उतारू हो गई है। तब लड़की बताती है कि एक बीजेपी के विधायक है। उस विधायक और उसके गुर्गे ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। जब जब वो शिकायत लेकर जाती है, कहीं उसकी सुनवाई नहीं होती। इसलिए उसके पास मरने के अलावा कोई रास्ता अब बचा ही नहीं है। अब ये बात सिर्फ मुख्यमंत्री आवास तक सीमित नहीं रहती। लखनऊ से होते हुए दिल्ली और फिर पूरे देश में सोशल मीडिया और अखबारों के जरिए फैल जाती है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस लड़की के साथ हुआ क्या था। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि किसी लड़की ने कितना दर्द, कितनी यातनाएं झेली होगी कि उसे इस तरह अपनी जान देने का फैसला करना पड़ा। फिर उसके इस फैसले के बाद कार्रवाई होती है, जांच भी चलती है, लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद एक बार फिर वही लड़की दिल्ली के इंडिया गेट पर जाकर बैठ जाती है। इस बार वो अकेली नहीं होती, उसके साथ उसकी माँ और एक महिला और होती है। तीनों शांत तरीके से वहां बैठी हुई थी कि तभी पुलिस वहां आती है और उन्हें उठाती है और फिर से कहती है, क्या ड्रामा कर रही हो? आखिरकार इस लड़की के साथ शुरुआत से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, आज की कहानी में हम जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव की है। यहाँ की रहने वाली एक लड़की अपने परिवार के साथ सीधा थाने पहुंचती है। तारीख होती है 4 जून 2017। थाने जाकर वो कहती है कि साहब, उसका अपहरण किया गया। अपहरण के बाद उसके साथ बलात्कार किया गया। और इतना ही नहीं, जब वो मदद मांगने के लिए विधायक जी के पास गई तो विधायक ने भी उसके साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार यही कांड किया। जब उस लड़की ने थाने में ये बात कही तो पुलिस वालों ने उसे डांट फटकार कर वहां से भगा दिया। कहा गया कि तुम कैसे बातें कर रही हो, ये क्षेत्रीय विधायक है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की किसी में हिम्मत नहीं है। और यहीं से उस लड़की को यह एहसास हो गया कि अब उसकी कहीं कोई सुनवाई होने वाली है ही नहीं। उसके बाद वो लड़की कोर्ट की शरण में जाती है। कोर्ट में जाकर वो एक अर्जी लगाती है और पूरी कहानी विस्तार में बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। कोर्ट इस मामले को गंभीरता से लेता है और पुलिस को आदेश देता है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और जो भी आरोपी हो उसे किसी भी हालत में बख्शा ना जाए। हालांकि पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन विधायक का नाम एफआईआर से काट दिया गया। जिस मुख्य आरोपी पर लड़की ने सीधे आरोप लगाए थे, उसी का नाम यहां से निकाल दिया गया। इससे लड़की और ज्यादा परेशान हो जाती है, विचलित हो जाती है और वो इंसाफ के लिए बार बार थाने और कोर्ट के चक्कर लगाती है। लेकिन जब कोर्ट के आदेश के बाद भी मामला फिर पुलिस तक ही पहुंच जाता है तो उसे लगता है कि यहां से भी कोई उम्मीद नहीं है। इसके बाद लड़की ये सोचकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार पहुंचती है कि शायद वहां उसकी बात जरूर सुनी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैसे भी लड़कियों की सुरक्षा को लेकर बातें करते रहते हैं। लड़की वहां पहुंचती है, प्रार्थना पत्र देती है, लेकिन वहां भी उसकी बात को अनसुना कर दिया जाता है, क्योंकि कार्रवाई तो आखिरकार पुलिस को ही करनी थी और पुलिस इस मामले को शुरुआत से ही गंभीरता से ले ही नहीं रही थी। इस पूरी लड़ाई में लगभग 10 महीने बीत जाते हैं। 10 महीने तक जब उसे इंसाफ नहीं मिलता तो 8 अप्रैल 2018 को वो सीधा मुख्यमंत्री के आवास के ठीक सामने पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो अपनी जान देने की कोशिश करती है और वो अपने ऊपर केरोसिन तेल डाल लेती है और इस तरीके से वो कदम उठाती है। तभी पुलिस की नजर उस पर पड़ जाती है और इसके बाद पूरी राजधानी में हड़कंप मच जाता है इस खबर से। यह हड़कंप इतना बढ़ जाता है कि उस वक्त के एडीजी राजीव कृष्ण, जो आज उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, खुद इस मामले में सामने आते हैं। वो लड़की और उसके परिवार को अपने पास बुलाते हैं, पूरी कहानी सुनते हैं और कहते हैं कि बेटा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि जिस विधायक का तुम नाम ले रही हो
उसका नाम अब किसी भी कीमत पर नहीं हटेगा। पुलिस तुम्हें सुरक्षित घर तक छोड़ेगी और मुझ पर भरोसा रखो। अब जैसे ही ये बात मीडिया तक पहुंचती है, मीडिया इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। मीडिया जब एसएचओ अशोक कुमार से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि विधायक का नाम फर्जी तरीके से यहाँ पे घसीटा जा रहा है। विधायक का इस मामले में कोई रोल है ही नहीं। जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी थी उनके खिलाफ कर दी गई है और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन हकीकत ये थी कि इससे पहले पुलिस लगातार मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी। दबिश की बातें तो होती थी लेकिन आरोपी मिलते नहीं थे। अब यहाँ से थोड़ा पीछे चलते हैं। 3 अप्रैल 2018 की बात है। इस लड़की के पिता पर शुभम सिंह नाम के एक युवक की मां शशि सिंह थाने में शिकायत दर्ज कराती है कि लड़की के पिता और उसके चाचा ने उसके घर में घुसकर मारपीट और छेड़छाड़ की है। अब ये देखिए कि अब तक जो पुलिस ने लड़की की शिकायत को गंभीरता से बिल्कुल भी नहीं लिया था, लेकिन अब वही पुलिस उसके पिता को गिरफ्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। गिरफ्तारी के दौरान लड़की के पिता को बुरी तरह पीटा जाता है। बिना इलाज, बिना मेडिकल के उन्हें सीधे जेल में डाल दिया जाता है। इसी दौरान 8 अप्रैल 2018 को लड़की मुख्यमंत्री आवास पहुंचती है, लेकिन 9 अप्रैल 2018 की सुबह करीब 3:40 पर खबर आती है कि लड़की के पिता की जेल में मौत हो गई है। जेल प्रशासन कहता है कि उन्हें पेट और सीने में दर्द हुआ था, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो शरीर पर 14 चोटों के निशान पाए गए और आंत जो थी वो फटी हुई पाई जाती है। आरोप लगता है कि विधायक के गुर्गे ने लड़की के पिता को बुरी तरह पीटा था। समय पर अगर इलाज होता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। अब मामला जब हाईलाइट होता है तब डैमेज कंट्रोल के लिए 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। ऐसा लगता है कि मामला यहीं थम जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मीडिया में विधायक का नाम लगातार सामने आने लगता है और विधायक का नाम होता है कुलदीप सिंह सेंगर। उनका राजनीतिक इतिहास सामने आता है कि वो 4 बार विधायक रहे अलग अलग पार्टियों से। बताया जाता है कि वो राजा भैया के करीबी भी थे और उनके पास पैसा और ताकत दोनों थी। शायद इसी वजह से पुलिस भी उनसे डरती थी। लेकिन जब मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये पुलिस के हाथ से निकलकर सीबीआई को सौंप दिया जाता है। 13 अप्रैल 2018 को आखिरकार कुलदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन घटनाएं यही नहीं रुकती। साल 2000 के एक पुराने मामले को फिर से खोला जाता है। फिर लड़की के चाचा को गिरफ्तार किया जाता है और 2 जुलाई 2019 को सजा सुना दी जाती है। अब इसके खिलाफ अपील की तैयार के लिए लड़की, उसकी चाची, मौसी और वकील 29 जुलाई 2018 को रायबरेली जा रहे होते हैं। उसी दौरान रायबरेली लालगंज हाईवे पर सुल्तानपुर खेरे के पास उनकी कार को एक ट्रक टक्कर मार देता है। हादसा इतना भयानक होता है कि कार के परचक्खे उड़ जाते हैं। इस हादसे में लड़की की मौसी और चाची की वहीं पे मौत हो जाती है और लड़की और वकील गंभीर हालत में वेंटिलेटर पर पहुंच जाते हैं। फिर लड़की धीरे धीरे ठीक हो जाती है, लेकिन वकील कोमा में चला जाता है और आखिरकार 30 नवंबर 2020 को उसकी भी मौत हो जाती है। इससे पहले 18 अगस्त 2019 को एक गवाह की भी संगीन हालत में मौत हो जाती है। फिर 19 दिसंबर 2019 को अदालत फैसला सुनाती है कि कुलदीप सिंह सेंगर उम्र कैद की सजा काटेगा। अब ये सुनकर परिवार को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन 2025 में उनकी सजा सस्पेंड होना और जमानत मिलने की खबर आ जाती है। अब ये सुनकर लड़की फिर डर जाती है। उसे लगता है कि अगर वो बाहर आया तो उसके परिवार के बचे हुए लोग भी मारे जाएंगे, और इसी डर के साथ 23 दिसंबर 2025 को वो अपनी मां और सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाने के साथ इंडिया गेट पर शांत तरीके से बैठती है। लेकिन पुलिस आती है और उन्हें घसीट कर वहां से उठा कर ले जाती है और कहा जाता है, यहाँ क्या ड्रामा कर रही हो। एक लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसके पिता, चाची, मौसी, गवाह और वकील मारे गए, उस लड़की को कहा जाता है कि तुम क्या ड्रामा कर रही हो। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। ये दिखाना है कि ताकत और पैसे किस तरह सिस्टम को मोड़ सकते हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।